प्रिय विद्यार्थियों, ये जो व्याख्यान है वो बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। आपके कोर्स में 2 पेपर हैं। पहला पेपर और दूसरा जो है, पहला पेपर जो है वो पद्य को लेकर के है और दूसरा जो है वो गद्य को लेकर के। हम पहले पेपर पे विचार करेंगे। पहले पेपर में आपके आदिकाल और भक्तिकाल दोनों को समाहित किया गया है। आदिकाल की शुरुआत हम मोटे रूप से 8वीं-9वीं शताब्दी में मानते हैं। उससे पूर्व अपभ्रंश जो थी वो भारत की एक प्रमुख भाषा थी और अपभ्रंश से ही हिंदी धीरे धीरे अलग होने लगी और 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी में स्पष्ट रूप से साहित्य लिखा जाने लगा। इसलिए आदिकाल का जो समय है वो 1000 ईस्वी से 1318 ईस्वी सन तक माना जाता है। आदिकाल जैसा कि नाम से ही अर्थ प्रकट होता है, ये हिंदी साहित्य के प्रारंभ का काल था और चूंकि हिंदी अपभ्रंश से धीरे धीरे अलग हो रही थी, इसलिए वो आदि जो हिंदी है वो आज जैसी हिंदी नहीं थी। आदिकाल के लेकर के, इसके नामकरण को लेकर के विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले और अन्य समीक्षकों ने आदिकाल को पढ़ करके इसके विभिन्न नाम दिए, जो इस प्रकार हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय करने वाले विद्वान थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे मिश्र बंधु, जिन्होंने इसको प्रारंभिक काल कहा। उसके बाद हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने इस आदि गाथा काल रखा, और वो इसलिए रखा कि उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर सिद्ध किया कि इस युग में वीर रस से पूर्ण रचनाएं अधिक लिखी गई। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन आते हैं और राहुल सांकृत्यायन ने अपने अध्ययन अध्यापन से सिद्ध करते हुए इस आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संधि और चारण काल कहते हैं। संधि इसलिए कि ये अपभ्रंश और हिंदी का के मध्य का समय था, और चारण काल इसलिए क्योंकि के जो अधिकतर कवि थे वो चारण थे, राजाओं के आश्रित कवि थे, इसलिए शायद डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा। फिर हिंदी के एक अन्य महत्वपूर्ण जो हैं वो साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी साहित्य को लेकर के 3 पुस्तकें लिखी और हिंदी का आदिकाल नाम से अलग एक पुस्तक लिखी, और इस काल का सबसे पहले जो आदिकाल नाम दिया वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नाम जो है वो वीर काल रखा, जो लगभग रामचंद्र शुक्ल के नाम से मिलता है। बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के कोर्स में काव्य की जो पुस्तक है उसमें आदिकाल और भक्तिकाल दोनों के कवि सम्मिलित हैं। इसलिए पृष्ठभूमि के रूप में आदिकाल को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि 1000 ईस्वी के आसपास से और 1318 ईस्वी तक का जो समय था, इस दौरान हिंदी में वो आदिकालीन साहित्य कहा जाता है, और उपरोक्त विद्वानों ने इसके नामकरण को लेकर के इसकी प्रवृत्तियों के आधार पर जो नाम दिए वो ऊपर उल्लेखित किए जा चुके हैं। लेकिन इन सभी नामों में वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, संधि चारण काल, इन सब नामों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा
दिया गया नाम था और जिसे आदिकाल कहते हैं और उन्हीं की वजह से हिंदी के इस प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ, अर्थात सामान्य जन जो भाषा बोलता था वो विकसित होते होते पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में से निकल करके वो 8वीं-9वीं शताब्दी में हिंदी के रूप में सामने आई। अपने मूल रूप में 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही, यद्यपि 7वीं सदी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर अपभ्रंश के समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश कहा, कुछ विद्वानों ने इसे पुरानी हिंदी कहा, तो कुछ ने इसका नाम अवहट्ठ दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि अपभ्रंश के समानांतर जो जनभाषा चल रही थी वो आज की हिंदी ही थी और इसी उत्तर अपभ्रंश को हिंदी के एक विद्वान चंद्रधर शर्मा ने पुरानी हिंदी कहा है। अब आदिकाल के साहित्य को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उनको हम यह समझना चाहेंगे कि आदिकाल में विभिन्न प्रकार का साहित्य लिखा गया। यानी साहित्य की कोई एक धारा नहीं थी, जैसे भक्ति काल में भक्ति को लेकर साहित्य लिखा है, इस तरह का साहित्य नहीं था, क्योंकि ये एक संक्रमण का समय था। अपभ्रंश से जनभाषा के रूप में हिंदी धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना सीख रही थी, इसलिए विभिन्न रचना कर रहे थे। आदिकाल में लिखे गए साहित्य को हम सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित उपविभागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वह है रासो साहित्य। कि आदिकाल में जो अधिकतर मात्रा में जो साहित्य लिखा गया वो चारण कवियों द्वारा लिखा गया रासो साहित्य था और ये ज्यादातर वीर और श्रृंगार रस प्रधान होता था। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य के आधार पर ही इस हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम वीर गाथा काल रखा था। और रासो साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो ये है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिसे राय पिथोरा कहते थे उसको लेकर के लिखा गया और इसके लेखक थे चंद्रवरदाई। दूसरा जो ग्रंथ है वह है खुमान रासो, जिसके जो लेखक थे वो दलपति विजय थे। तीसरा जो ग्रंथ है रासो साहित्य में वह है बिसलदेव रास, जिसके जो लेखक थे वो नरपति नाल थे और इसके अंश आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। पृथ्वीराज रासो के अंश भी आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं और नरपति नाल कृत बिसलदेव रास के अंश भी आपकी फर्स्ट ईयर की जो हिंदी साहित्य की बुक है उसमें सम्मिलित है। चौथा जो ग्रंथ था वो था परमाल रासो और जिसके लेखक जो थे वो थे जगनिक। और उसके बाद पांचवा जो ग्रंथ था, बहुत चर्चित ग्रंथ था, वो था हर, जिसके जो लेखक थे वो थे सारंगधर। इसी तरह संदेश रासक भी इस जमाने में आदिकाल के उसमें लिखा गया, जिसके लेखक अब्दुल रहमान थे, यद्यपि एक अलग प्रकार का साहित्य रासो अन्य रासों से हट करके यह है। इन रासो साहित्यों में अधिकतर अपने आश्रितदाता राजाओं का के यश का, उनकी लड़ाइयों का बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है और इन सब का नेतृत्व जो है वो चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो करता है। उसके बाद जो दूसरे प्रकार का साहित्य इस युग में जो लिखा गया वह था सिद्ध साहित्य। उस जमाने में भारतीय परंपरा में 84 सिद्ध और 9 नाथ माने जाते थे। तो 84 सिद्धों के द्वारा लिखाया गया जो साहित्य था वो सिद्ध साहित्य कहलाता था, जिसमें सरहपा सबसे प्रमुख थे, सबरपा भी इसी धारा के कवि हैं, लुईपा भी इसी धारा के कवि हैं। सरहपा ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की, सबरपा ने
चर्यापद नामक ग्रंथ की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि डॉक्टर नगेंद्र जो है वो इन्हीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। फिर तीसरे प्रकार का जो साहित्य आदिकाल में लिखा गया वह था जैन साहित्य। जैन मुनियों ने जो है वो अनेक प्रकार का साहित्य, हालांकि वो नीति परक साहित्य था, वो इस युग में लिखा, जिसमें देवसेन ने श्रावकाचार नामक पुस्तक लिखी, शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास नामक पुस्तक लिखी, आसगु नामक कवि ने चंदबाला रस नामक जो पुस्तक लिखी। ये जैन साहित्य था। सिद्ध साहित्य के संबंध में एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि राहुल सांकृताइन हिंदी के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने जो सिद्ध कवि थे सरहपा, जिन्होंने दोहा कोश नामक अपना ग्रंथ लिखा था, इस सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है, क्योंकि उनकी रचनाओं में अपभ्रंश का साहित्य रूप छूट गया था और बोलचाल की भाषा का प्रयोग सरहपा ने अपनी दोहा कोश नामक ग्रंथ में किया है। इसलिए राहुल सांकृताइन सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र भी सिद्धों की रचनाओं से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। ये तीसरे प्रकार का साहित्य था। उसके बाद आता है नाथ साहित्य। जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं कि 84 सिद्ध और 9 नाथों की परंपरा भारतीय धार्मिक परंपरा में रही है। तो 9 नाथों के जो आदिनाथ थे वो गोरखनाथ थे और गोरखनाथ के ही शिष्यों ने जो साहित्य रचना की वो नाथ साहित्य कहलाती है। स्वयं गोरखनाथ ने आत्मबोध, शब्दीपद और गुरुनाथ के ये शिष्य थे और इन्होंने जो सिद्ध मार्ग था उसका विरोध किया और अपना नाथपंथ चलाया था। ये हठयोग के प्रवर्तक थे और हठ में है का अर्थ होता है सूर्य और ठे का अर्थ होता है चंद्रमा, और ये कुंडलिनी जागरण और ठे का अर्थ होता है चंद्रमा, और ये कुंडलिनी जागरण हठयोग के माध्यम से कुंडलिनी को जगा करके सहस्रार तक उसे पहुंचा करके ईश्वर दर्शन, आत्मा की परमात्मा से मिलन की बात नाथ पंथ के साहित्य में की जाती है। ये चौथे प्रकार का साहित्य जो इस आदिकाल में लिखा है। अब अंतिम और पांचवा प्रकार का साहित्य जो आदिकाल में लिखा गया वो था लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य का मतलब होता है कि सामान्य जनता द्वारा लिखा गया साहित्य। इसमें जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो ये हैं कि ढोला मारूरा दोहा, जो राजस्थान के कवि कुशल लाभ ने इसको बहुत रोचक ढंग से लिखा है, जो पुराने राजस्थानी में लिखा गया है। उसके बाद है कि जयचास और जयमंगल जयचंद्रिका। उसके बाद बसंत विलास नामक एक ग्रंथ है जिसके लेखक जो हैं वो अज्ञात हैं। इसके अतिरिक्त जो खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो भी इसी युग के कवि थे और अमीर खुसरो ने भी जो अपनी पहेलियां लिखी वो हिंदी में लिखी। तो विशेषकर ढोला मारूरा दोहा जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी है वो आदिकालीन हिंदी के लोक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब आदिकालीन साहित्य के बारे में और उसमें भी पृथ्वीराज रासो के बारे में हम विचार करते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें कथानक रूढ़ियों का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है। कथानक रूढ़ी एक प्रकार का प्रतीक है जिसके साथ एक पूरी और अपभ्रंश में 15 मात्राओं का एक चौपाई छंद मिलता है जो बाद में जाकर के चौपाई के रूप में विकसित हुआ था, वो भी इस पृथ्वीराज रासो में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हालांकि बाद में जाकर के
ये बात अप्रमाणिक हो गई और सिद्ध कवि सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना गया। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण जो हैं वो मिलते हैं। सबसे बड़ा संस्करण जो है वो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है और जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इसमें 69 समय और 16,306 छंद हैं। दूसरा संस्करण जिसमें 7,000 छंद हैं, ये अबोहर बीकानेर की में इसकी प्रतियां आज भी सुरक्षित हैं, लेकिन वो अप्रकाशित हैं। तीसरा लघु संस्करण कहलाता है, इसमें 19 समय और 3500 छंद है। चौथा जो है वो चतुर्थ संस्करण, इसमें मात्र 1300 छंद है और डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि विद्वानों ने इसी को मूल रासो जो है वो माना है, इसी को मूल रासो माना है। तो आदिकाल हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण काल था, क्योंकि अपभ्रंश से निकलकर जनभाषा के रूप में धीरे धीरे विकसित हुई हिंदी इस युग में आकर के अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसमें विभिन्न प्रकार का साहित्य जो है लिखा जाने लगा और अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान और ढोला मारू अधोआ के लेखक कुशल लाभ जैसे कवियों ने धीरे धीरे से शुद्ध हिंदी की तरफ इसको मोड़ा और इन सब ने मिलकर के हिंदी को इतना शुद्ध बनाया कि आगे जाकर के भक्ति काल में हिंदी जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकी और अपभ्रंश का आश्रय छोड़ करके वो एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हो चुकी। आज इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इस कड़ी में अगले जो काल है भक्ति काल की उसके बारे